सो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेसिकली क्या होता है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू अ सरफेस ऑफ यूनिट एरिया इज बेसिकली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको बेसिकली हम लोग कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरीके से एक सरफेस है, ऐसा बात समझ गए स्टूडेंट्स। तो दिस इज बेसिकली आर सरफेस। इज इट क्लियर? बोलो स्टूडेंट येस और नो। अब इस सरफेस के थ्रू अगर हम आपको बोले इसमें ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहा है, ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस, सॉरी मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स का बात करेंगे तो मैग्नेटिक लाइंस पास कर रहा है इस तरीके से, ऐसे बोलें। ओके स्टूडेंट्स, तो इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से अगर हम आपको बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया, दिस इज योर सरफेस एरिया स्टूडेंट्स, राइट। सो ये बेसिकली हमारा सरफेस एरिया है। इस पर्टिकुलर सरफेस एरिया से जितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर रहे हैं, जितना इलेक्ट्रिक लाइंस पास कर, जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम आपको बोले कि इस सरफेस का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ऐसा यूनिट्स में अगर बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने लाइंस पास कर रहा है, तो 1 2 3 4 जितने लाइंस पास करेगा तो उसको हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, ठीक है ना? अरे Yes, बोलो sir. हाँ, इस तरीके से हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे, राइट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं, तो मैथमेटिकली इसको हम लोग डिफाइन करते हैं ऐसे, ध्यान दोगे स्टूडेंट्स। मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज, मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज, इट कैन बी गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ, कैन बी गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ magnetic field strength, magnetic field strength, mathematically it can be given as the product of magnetic field strength and area vector। समझ गए स्टूडेंट्स? एंड क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसा एक सरफेस कंसिडर कर लेते हैं, मान लो दिस इज योर सरफेस, कुछ इस तरीके से, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो, समझ गए? तो इस सरफेस में जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सपोज मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी अब इलेक्ट्रिक फील्ड बार बार क्यों बोल, दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड अगर कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है आपका जो एरिया वेक्टर होगा ये भी कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? बिकॉज आपको पता है जो एरिया वेक्टर होता है दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, कुछ इस तरीके से अगर हम लोग इसको बोले कि सरफेस का ये परपेंडिकुलर है। तो इस सिचुएशन में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो सिचुएशन में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को ऐसे लिख सकते हैं, मतलब फाई इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? बोलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, इस सिचुएशन में मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अगर हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड का, सबसे पहले तो फ्लक्स का अगर हम लोग डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फोर्स बाय पोल स्ट्रेंथ, मतलब MLT-2 पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ मतलब करंट इनटू लेंथ हो जाता है। और एरिया का आपको समझ आ रहा है कि L स्क्वायर हो जाएगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग इसको बोल सकते हैं कि M और L कट गया तो L⁻², T⁻⁻², I⁻⁻1। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। Yes, हाँ, sir. इस तरीके से बेसिकली होता है। इसका अगर हम लोग SI यूनिट्स बात करेंगे स्टूडेंट्स, SI यूनिट्स कितना होता है, तो SI यूनिट इज़ बेसिकली, आपको देखिए मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग टेस्ला लिखते हैं, तो टेस्ला मीटर स्क्वायर। और हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है स्टूडेंट्स, तो 1 वेबर। बात समझ गए स्टूडेंट्स? इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेबर, मतलब SI यूनिट्स इसका वेबर होता है, राइट। अगर हम लोग इसको CGS यूनिट्स में लिखेंगे स्टूडेंट्स, CGS यूनिट्स इज बेसिकली कितना हो जाएगा, तो गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड 1 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, तो 1 मैक्सवेल। अरे बोलो स्टूडेंट्स, क्या होता है, तो 1 मैक्सवेल होता है स्टूडेंट्स। हैव यू अंडरस्टैंड? हाँ, तो इस तरीके से CGS यूनिट इसका कितना होता है, तो मैक्सवेल होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, राइट। अब देखो वेबर और मैक्सवेल में रिलेशन होता है स्टूडेंट्स, तो अगर हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि 1 वेबर, कुछ इस तरीके से 1 वेबर,
इज इक्वल टू बेसिकली कितना हुआ, तो 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। 1 टेस्ला मतलब 10⁵ गॉस, और मीटर मतलब कितना होता है, तो 100 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स, है कि नहीं। तो 100 × 100 मतलब 2 मीटर, इसलिए तो कॉरेस्पॉन्डिंग ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। 10⁵ 4 होता है, हम 5 लिख दिए, राइट। सो बेसिकली ये 10⁴ गॉस होता है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू, ये हम लोग जानते हैं, है ना। तो बेसिकली कितना हो गया, तो आपको समझ आ रहा है कि 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर मैक्सवेल होता है। 10⁸ मैक्सवेल। हैव यू अंडरस्टैंड? अरे यस और नो बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है ना। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। समझ आया? अरे यस और नो कुछ तो बोलिए। यस सर। ओके चलो स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से कुछ बात हो गया। ओके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को? ये समझ आया कैसे बोले? अब ना यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए, जैसे कि अभी हम आपको बताएं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपको समझ आया कि फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। सो दैट इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू फाई बाई ए होता है। समझ गए? तो बी इज इक्वल टू कितना हो गया, तो फाई बाई ए। तो यहाँ से भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट्स बोल सकते हैं। तो एक और ऐसा यूनिट, एक तो टेस्ला होता ही है मैग्नेटिक फील्ड का, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से एक और ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग यहाँ से कभी बोले तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि फ्लक्स का आपके पास वेबर होता है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये भी हम लोग लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट। समझ गए? उसी तरीके से CGS यूनिट्स लिखेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का, है ना। एक और CGS यूनिट एक तो होता ही है, एक गॉस तो होता ही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग इसको मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ। हैव यू अंडरस्टैंड? यस और नो बोलो स्टूडेंट्स। अरे बोलो भाई, हाँ या Yes, ना। sir. ओके वेरी गुड। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर मान लो कि तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो कुछ इस तरीके से है, ऐसे अगर हम आपको बोले तो इस तरीके से कुछ आपके पास अगर मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो, और यहाँ पे अगर हम लोग कुछ एरिया वेक्टर को प्लेस कर देते हैं, राइट। और अगर हम आपको बोलते हैं कि एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से, इसको तो नहीं होगा ना, वैसे छोड़ दो। तो बेसिकली इसमें अगर हम लोग कुछ एरिया वेक्टर को ऐसे प्लेस करते हैं, मान लो कि दिस इज़ बेसिकली योर एरिया, और ये कुछ सरफेस कुछ इस तरीके से है स्टूडेंट्स। तो मान लो कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ये बी है, तो ऑब्वियसली बात है जो आपका एरिया वेक्टर होगा दिस विल बी समथिंग इन दिस डायरेक्शन। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना फटाफट। एंड दिस एंगल इज थीटा स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम आपको बोले कि फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे बोलो भाई Yes. हाँ या ना। सो ऑब्वियसली बात है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया में, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों सेम लाइन पे होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो ऑब्वियसली बात है इस एरिया का जो इधर कंपोनेंट होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो ये बेसिकली ए कॉस थीटा होगा। समझ गए? क्योंकि हम आपको बताएं ना स्टूडेंट्स, जब आप फ्लक्स लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों बेसिकली सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कौन सा डायरेक्शन में होना चाहिए? बोलो बच्चों फटाफट। बोथ शुड बी इन सेम डायरेक्शन। आर यू Same अंडरस्टैंडिंग? हाँ। लेकिन यहाँ पे तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में नहीं है, लेकिन एरिया वेक्टर का जो कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में काम कर रहा है वही सिर्फ फ्लक्स का रिस्पॉन्सिबल होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. हाँ, तो इसलिए यहाँ Yes, पे sir. एरिया के जगह पे हम लोग यहाँ पे ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे फ्लक्स का जो फॉर्मूला है दैट इसको लिख सकते हैं बी ए कॉस थीटा, राइट। फ्लक्स इज इक्वल टू बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? अरे बोलो बच्चों, बी ए कॉस थीटा। हैव यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना। तो बी ए कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा बेसिकली क्या है, तो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर है। हैव यू स्टूडेंट अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? बोलिए, है ना। तो बेसिकली फ्लक्स क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के Yes. बीच का एंगल थीटा है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कस करें, स्पेशल केसेस, तो स्पेशल केसेस में सबसे पहले नंबर 1 देखो स्टूडेंट्स, पहला थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सबसे पहले थीटा 0 डिग्री, तो कॉस थीटा बेसिकली कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू प्लस बी ए हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया।
मतलब ये बेसिकली पॉजिटिव फ्लक्स है, तो दिस इज बेसिकली योर पॉजिटिव फ्लक्स, ऐसे बोल सकते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फ्लक्स इज बेसिकली पॉजिटिव, मतलब प्लस बी है, मतलब पॉजिटिव फ्लक्स हो जाएगा। राइट स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये तुम्हारे पास कुछ ऐसा एक एरिया है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया वेक्टर भी कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसे। सो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो सिचुएशन में जो आपके पास फ्लक्स मिलेगा वो पॉजिटिव फ्लक्स होगा स्टूडेंट्स। अरे बोलिए हाँ या ना, फटाफट बोलिए। यस सर। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इम्प्लाइज दैट कॉस थीटा इज बेसिकली इक्वल टू -1, ऐसे। सो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू माइनस बी ए, ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ से हम लोग बोल सकते दिस इज बेसिकली नेगेटिव फ्लक्स। तो ये आपको समझ आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव फ्लक्स है, ऐसे, राइट, नेगेटिव फ्लक्स है। तो मतलब बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई ऐसा एक एरिया है और ये एरिया बेसिकली क्या है, तो अगर हम आपको बोले कि दिस इज बेसिकली अ एरिया वेक्टर और इसका मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, तो सोचो कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मान लो मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में, और अगर हम लोग एरिया वेक्टर को इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आंख लगा के देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है इस सिचुएशन में जो हम लोग फ्लक्स देखेंगे तो वो नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा स्टूडेंट्स। अरे बोलो यस और नो बोलिए, अरे बोलो Yes, बच्चों। sir. हाँ, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, है ना, तो नेगेटिव फ्लक्स हो जाएगा। ओके, थर्ड केस जो होगा स्टूडेंट्स कि मान लो कि अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ऑब्वियसली है स्टूडेंट्स कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, हम लोग ऐसा बोलेंगे। तो इस सिचुएशन में जो आपके पास फ्लक्स आएगा दिस इज इक्वल टू 0, है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो बच्चों यस और नो। Yes, sir. हाँ, तो इस Yes, sir. सिचुएशन में आपके पास नो फ्लक्स मिलेगा, मतलब कोई भी फ्लक्स जनरेट नहीं होगा। मतलब आपको समझ आया स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनाए, मतलब ये बेसिकली, और मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो है, ठीक है। लेकिन मेरा एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होगा सरफेस का, मतलब कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। सो Yes, sir. बेसिकली दिस इज 90 डिग्री, ऐसा बोल सकते हैं। तो आपको समझ में आया कि फ्लक्स 0, मतलब इस सिचुएशन में नो फ्लक्स, कोई भी फ्लक्स काम नहीं करेगा। हैव यू अंडरस्टैंड? यस और नो बोलो बच्चों। Yes, sir. हाँ, तो दिस इज़ बेसिकली Yes, sir. हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इट्स टाइप्स। तो यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स के टाइप्स के बारे में डिस्कशन कर लिए। समझ आ गया स्टूडेंट्स? यस और नो बोलिए। Yes, sir. ओके, Yes, वेरी sir. गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो कुछ क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं, राइट। सो देखो नेक्स्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स, मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किए थे वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को हम वापस से यहाँ पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, है ना, वापस से यहाँ पे करेंगे। तो न्यूमेरिकल्स, सो नाउ व्हाट आर दोज न्यूमेरिकल्स, थोड़े ध्यान से देखते हैं बच्चों। ओके, अब ध्यान से देखेंगे। मान लो कि पहला न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है। मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक मतलब डिस्क है, समझ गए, दिस इज़ बेसिकली डिस्क, और ये डिस्क का रेडियस कितना है स्टूडेंट्स, तो हम आपको बोल दिए कि द रेडियस ऑफ द डिस्क इज़ कैपिटल आर। सो दिस इज़ बेसिकली कैपिटल आर। अब यहाँ पे फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कुछ इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है, मतलब इस तरीके से ये फील्ड का फ्लो है, राइट। Yes, sir. ये बेसिकली कुछ इस तरीके से फील्ड का फ्लो है। इस तरीके से ऐसे हो जाएगा स्टूडेंट्स। और ये बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एंगल गिवन है ना यहाँ पे, दिस एंगल इज गिवन 53 डिग्री। हम आपको बोले फाइंड फ्लक्स थ्रू द डिस्क, फटाफट बताओ स्टूडेंट्स डिस्क के थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा। फाइंड फ्लक्स थ्रू डिस्क, ऐसा बोला है स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है हम क्या बोले? Yes, sir. चलो स्टूडेंट्स बताइए कितना जाएगा।
सो इस डिस्क में मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रहा है, राइट, कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। बताओ स्टूडेंट्स कितना होगा ये वाला, पहले वाला बता दो, उसको दूसरा क्वेश्चन देते हैं। बोलो फ्लक्स कितना होगा स्टूडेंट्स, जल्दी से बोलो। समझ नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलिए यस और नो। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? बोलो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स? अभी हम लोग क्या सीखे, जल्दी बोलिए। BA cos theta. बी ए कॉस थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, क्या आपको समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड इधर है कि नहीं Yes, स्टूडेंट्स? और एरिया वेक्टर क्या होगा, बाहर की तरफ। यस और नो बोलो Yes, sir. स्टूडेंट्स। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा ना, दोनों के बीच का एंगल कितना है, जल्दी से बोलो। अरे बोलो बच्चों। 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री स्टूडेंट्स? ये तुम्हारे पास सरफेस है। एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर होता है ना स्टूडेंट्स, दिस इज सरफेस, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, बाहर की तरफ होगा ना। मैग्नेटिक So, 0 डिग्री। कैसे 0 डिग्री? मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। अरे एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर होता है ना। यस सर। हाँ तो बोलो एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर की तरफ, तो कितना एंगल होगा? 90। 90 डिग्री। कैसे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री? 90 डिग्री होगा ना यहाँ पे। अरे बोलो बच्चों। यस सर। सो बी नॉट, एरिया बेसिकली कितना हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है, लेकिन कॉस 90 हो गया। तो फ्लक्स कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0 डिग्री, सॉरी फ्लक्स का वैल्यू कितना हो, कॉस 90 0, तो आंसर विल बी 0 ना। यस अरे सर। बोलो भाई यस और नो, ठीक है ना। सो देखो स्टूडेंट्स, Yes, हाँ ये 0 हो गया। अब तुम्हारे पास ना एक इस तरीके से एक डिस्क रखा हुआ है, राइट, और ये डिस्क में कुछ इस तरीके से लाइंस जा रहा है, मान लो उल्टा दे दिए, लो। देखो स्टूडेंट्स, कुछ इस तरीके से लाइंस जा रहा है, राइट, तो मान लो कुछ ऐसे लाइंस जा रहा है, कुछ इस तरीके से, ऐसे कुछ इस तरीके से, सेंटर से मान लो एक दिखा दिए, पैरेलल लाइंस जा रहा है, और कुछ इस तरीके से। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। ओके, तो ये इसका सेंटर है, तो सेंटर है तो रेडियस कितना होगा स्टूडेंट्स? दिस इज द Capital R. रेडियस, हाँ दिस इज बेसिकली द कैपिटल आर रेडियस। और यहाँ से जो ये वाला जो एंगल है स्टूडेंट्स, दिस एंगल इज गिवन 53 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है, वापस से हम वही बोले, फाइंड फ्लक्स थ्रू द डिस्क, कितना होगा, जल्दी बोलिए, सोच के बोलो स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू द डिस्क? बोलो स्टूडेंट्स, फ्लक्स थ्रू द डिस्क कितना होगा? बोलो स्टूडेंट्स, बोलो स्टूडेंट्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बोलो, इतना लेट क्यों लगा रहे हो? 0। 0 होगा। कैसे, तुम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के नहीं आए हो क्या? फ्लक्स का फॉर्मूला बोलो स्टूडेंट्स, फ्लक्स क्या है? BA cos थीटा। बी ए कॉस थीटा है। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? सर मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर काम करता है? सर आउटवर्ड। आउटवर्ड काम करेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अरे स्टूडेंट्स, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यही होता है ना। यस सर। हाँ, दिस इज एरिया वेक्टर। तुम्हारे पास सरफेस इस तरीके से है, दिस इज बेसिकली योर डिस्क स्टूडेंट्स, है ना, ये डिस्क का परपेंडिकुलर काम करेगा, दिस इज द एरिया वेक्टर। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? Yes, एरिया sir. वेक्टर इज ऑलवेज एक्टिंग परपेंडिकुलर सरफेस। पढ़ते नहीं हो स्टूडेंट्स तुम लोग बिल्कुल भी, दैट मीन्स, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल सोचो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एरिया वेक्टर स्टूडेंट्स, तो इन दोनों के बीच का एंगल तो ये वाला है ना। यस सर। हाँ, तो कितना है एंगल, जल्दी से बोल दो। 37 डिग्री। 37 डिग्री। तो फिर तो देखो, तो बेसिकली कितना हो गया, बी नॉट, एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर, और ये कॉस 37। सो कॉस 37 कितना होता है, 4/5 होता है ना, तो 4/5 बी नॉट पाई आर स्क्वायर,
अरे बोलो यस और नो, यही आंसर होगा। यस सर। समझ आया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारे पास मान लो एक डिस्क है, ये तुम्हारे पास दूसरा डिस्क है, कुछ इस तरीके से। ये तुम्हारे पास दूसरा डिस्क है स्टूडेंट्स, राइट? तो ये मान लो तुम्हारे पास ये दूसरा डिस्क है, राइट? तो इस तरीके से मान लो इसमें मैग्नेटिक, मान लो कि एक ये डिस्क का जो बेसिकली अगर हम आपको बोलेंगे रेडियस ए है और इस डिस्क का रेडियस बेसिकली बी है, तो ये बेसिकली ए हो गया स्टूडेंट्स और ये बेसिकली बी हो गया। तो ऐसे बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है स्टूडेंट्स? sir. तो अंदर की तरफ, इनवर्ट है तो सर। बी नॉट। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये बेसिकली अंदर की तरफ है। हम आपको बोले कि फाइंड फ्लक्स थ्रू ए, मतलब डिस्क ऑफ रेडियस ए डिवाइडेड बाय फ्लक्स थ्रू डिस्क ऑफ रेडियस बी, इस तरीके से बताओ स्टूडेंट्स कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। व्हाट इज द आंसर? बोलो स्टूडेंट्स कितना आंसर होगा? अरे बोलो स्टूडेंट्स। सर 0 आएगा। सब जीरो ही होगा स्टूडेंट्स। नो सर, इसमें ये मैग्नेट एरिया वेक्टर तो सर परपेंडिकुलर काम करेगा सर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है तो सर राइट एंगल बन जाएगा ना। कैसे राइट एंगल बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया वेक्टर कहाँ होगा? सरफेस का परपेंडिकुलर। सरफेस का परपेंडिकुलर में 90 डिग्री कैसे हो गया? एरिया वेक्टर देखो, ये मैग्नेटिक, ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्रॉस, ये अंदर की तरफ है और ये तुम्हारे पास Yes, sir. सरफेस है, ये सरफेस है। तो ये सरफेस में एरिया वेक्टर तुम्हारे आँख की तरफ होगा, है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस अरे बोलो, सर। तुम्हारे आँख की तरफ होगा, मतलब ये सेंटर है, तुम्हारे आँख की तरफ होगा। तो एक में अंदर और एरिया वेक्टर बाहर, तो दोनों के बीच का एंगल 180 कितना? तो फिर तुम 90 डिग्री कैसे बोल रहे हो? समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। सोचो, अब यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे ना स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली बी नॉट। अब देखो हमको लिखना है एरिया, तो ऑब्वियसली बात है सबसे पहले हम लोग फ्लक्स थ्रू डिस्क निकाल रहे हैं, ये वाला डिस्क। तो ये डिस्क में आप देख रहे जो भी मैग्नेटिक लाइन्स है, तो इसका मतलब जो रेडियस है ए है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो बी नॉट, और यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो पाई ए स्क्वायर हो गया, और कॉस 180 डिग्री ही लिख दो। समझ गए स्टूडेंट्स? Yes, बोलो sir. यस और नो। समझ आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। ओके, अब देखो अगर फ्लक्स थ्रू बी निकालना है, मतलब इस डिस्क के अबाउट निकालना है, तो सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड आप लिख लो, यहाँ पे बी नॉट है। अब यहाँ पे लिखना है आपको एरिया, तो याद रखोगे फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में एरिया कभी भी पूरे डिस्क का एरिया नहीं होता। समझ गए स्टूडेंट्स? पूरे डिस्क का एरिया, पूरे सरफेस का एरिया नहीं होता। तो किसका एरिया होता है? याद रखोगे जितने पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है उतने का एरिया लेना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स? यस सर। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में ये जो ए है, मान लो इस डिस्क में अगर इतने पार्ट में ही मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं समझे? सिर्फ इतने पार्ट में, यस सर। सिर्फ इतने का ही एरिया लेना है, पूरा डिस्क का एरिया नहीं लिया जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। तो देखो Yes, sir. स्टूडेंट्स, तो अगर हमको इस डिस्क से फ्लक्स निकालना है, तो ये डिस्क में सिर्फ इतने ही पार्ट में लाइंस है, ये पार्ट में लाइंस नहीं है, ये वाला एरिया में है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये डिस्क का एरिया ही लेना पड़ेगा पड़ा के लिए भी। तो इसमें Yes, भी sir. जो तुम्हारे पास जो आएगा, तो दिस इज बी नॉट पाई ए स्क्वायर ही होगा और कॉस 180 डिग्री होगा। बात समझ में आया? Yes, तो sir. बी नॉट कट गया, ये कट गया, तो आंसर विल बी 1:1। 1:1। समझ आया? और ऐसे भी देखो स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स?
अगर आप ध्यान से सोचो तो मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं क्या, कि कोई भी पर्टिकुलर सरफेस से कितना लाइंस पास किया, उसी को ना मैग्नेटिक फ्लक्स यस बोलते हैं। सर। अब देखो ये वाला डिस्क से जितना लाइंस पास किया, बड़ा वाला डिस्क से भी उतना ही लाइंस पास किया। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे हाँ या ना कुछ तो बोलो। यस सर। छोटा डिस्क से जितना लाइन जा रहा है, बड़ा डिस्क से भी तो उतना ही लाइंस जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दोनों का फ्लक्स इक्वल होगा, तो रेशियो 1:1 होगा। लॉजिकली भी समझ में आ रहा है। यस सर। हाँ, तो याद रखिएगा। दूसरा बात हम लोग ये सीखे कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में, समझ में आ रहा है, एरिया उतने पार्ट का एरिया है जितने पार्ट में आपका लाइंस जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जितने पार्ट में आपका क्या जा Yes, रहा है, sir. तो लाइंस जा रहा है, समझिए, उतने पार्ट का एरिया। हैव यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? बोलो हाँ या ना। Yes, sir. ठीक है ना? इस Yes, तरीके से sir. हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो दिस इज अबाउट ऑल मैग्नेटिक फ्लक्स, जो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में डिस्कस किए, राइट? समझ में आएगा? ऐसे जितने भी क्वेश्चन, मतलब जितना क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बनाए थे, वो पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स में भी इसी के बेस पे बनाया जा सकता है। हैव यू अंडरस्टैंड? यस और नो बोलिए। यस सर। Yes, sir. हाँ, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो होगा फैराडेज एक्सपेरिमेंट। लिखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फैराडेज एक्सपेरिमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फैराडेज एक्सपेरिमेंट, समझ गए? Yes, sir. हाँ, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? एक्सपेरिमेंट, उसके बेस पे उसने लॉ बनाया, उस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फैराडेज एक्सपेरिमेंट, समझ गए बच्चों? बोलो हाँ या ना। यस सर। तो फैराडेज एक्सपेरिमेंट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस फैराडेज एक्सपेरिमेंट? क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो फैराडे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए स्टूडेंट्स, बात समझ गए? फैराडे मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे कुछ कंक्लूजन किया, जिसको हम लोग बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। समझ आ रहे स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं? हाँ या ना बोलो। यस सर। अब वो सब एक्सपेरिमेंट है क्या स्टूडेंट्स, थोड़ा उसको समझते हैं। नंबर 1 सबसे पहले, ठीक है? तो देखो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन हम लोग उसमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स का बात करेंगे जिससे मेरे को फ़ायदा होगा, बस बाकी एक्सपेरिमेंट से मेरे को कोई मतलब नहीं है, समझ गए? तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, समझेंगे स्टूडेंट ध्यान से। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है स्टूडेंट्स, फटाफट बोलिए। अंदर की तरफ, राइट? ये मेरा Yes, sir. एजम्पशन है कि सपोज अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस क्रॉस, इस तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे बोले, ओके, सपोज मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो क्या है कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सपोज एक लूप रखा हुआ है, दिस इज अ लूप, समझ गए? अब ऐसा हम लोग यहाँ पे देखें कि बी नॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, सो एरिया इज आल्सो कांस्टेंट। समझ गए स्टूडेंट्स? आप देखो मैग्नेटिक फील्ड भी Yes. कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो कुछ खास फील नहीं हुआ। कॉइल के अंदर करंट जीरो आया, बात समझ में? मतलब कोई करंट, अभी आपको समझ में आ रहा है कि कॉइल के अंदर करंट, बेसिकली हम किस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। तो कोई खास फील नहीं हुआ। करंट के अंदर जो कॉइल है वो बेसिक उसमें कोई करंट नहीं आया, तो आई इज इक्वल टू 0 हो गया। समझ आया बच्चों? यस और नो बोलिए। यस सर। नंबर 2 कुछ इस तरीके से। अब क्या है स्टूडेंट्स कि मान लो इधर में मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है हम लोग अंदर की तरफ ही कंसिडर कर रहे हैं, राइट? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे बोलो बच्चों, यस और नो। कुछ इस तरीके से, समझ गए? अब यहाँ पे बेसिकली क्या किए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक कॉइल लिए, समझ गए? दिस इज बेसिकली अ कॉइल। ये कॉइल में हमने क्या किया, दिस इज मतलब ये ओपन एंड है ना, और यहाँ पर एक दूसरा, मतलब हम लोग बोले कि यहाँ पर एक कोई एक, मतलब ये लूजली टाइट, मतलब ये मूव कर सकता है। यहाँ पर एक दूसरा जो है, मतलब एक रॉड को यहाँ फंसा दिए, और यहाँ से इस रॉड को कुछ वेलोसिटी से हम खींचे, छोटा सा रॉड को बी वेलोसिटी से खींचे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? इस सिचुएशन में क्या करा गया? यस सर। हाँ, इस सिचुएशन में क्या करा गया, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा गया। मैग्नेटिक फील्ड को क्या कांस्टेंट रखा गया? एरिया को चेंज करा गया। समझ गए? ये करा गया, दूसरा एक्सपेरिमेंट है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या हुआ, हम आपको बता रहे फर्दर। ये तीसरा देखो स्टूडेंट्स, सेम मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ,
मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली कहाँ है स्टूडेंट्स? तो अंदर की तरफ, सपोज कुछ इस तरीके से है, राइट, ऐसे कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे सडनली क्या किया गया, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग स्टूडेंट्स? बोलो, मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट, ऐसा रखा गया। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट। किसका एरिया? इस कॉइल का एरिया, जो बेसिकली इसके अंदर प्लेस्ड है। बात समझ गए? इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया। देखो, अब देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या था, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, एरिया कांस्टेंट था, कॉइल में कोई करंट नहीं बना। लेकिन जैसे इस थर्ड सिचुएशन में देखिएगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया, बात समझ आया स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? जैसे ही क्या हुआ स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया, तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ गया, एरिया का वैसा ही है, तो हम लोग ये देख के चौंक गए कि यहाँ पे करंट आ गया। किस पे करंट आ गया? कॉइल पे करंट आ गया, मतलब I नॉट इक्वल टू 0। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? कहाँ पे कॉइल आ गया, कहाँ पे करंट आ गया स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते ये क्यों आया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ये समझे कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आया तो हमको यहाँ पे करंट मिल गया, तो फिर लगा कि कुछ और किया जाए, तो बोला मैग्नेटिक फील्ड को सेम रखो, एरिया को चेंज करो। तो एरिया को चेंज किया, फिर करंट आ गया। समझ आ रहे हैं बच्चों हम क्या बोले? अरे यस और नो, खाली हम एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन बता रहे हैं। ये क्यों आ रहा है ये हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। समझ गए स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे आपके पास करंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत बोलो? सिमिलरली फोर्थ में और कुछ ट्राई किया गया। फोर्थ में और क्या ट्राई किया गया? देखो स्टूडेंट्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, बात को समझेंगे एकदम बढ़िया से। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ है, ऐसे है, इस तरीके से। उसके बाद क्या किया गया, एरिया, नेक्स्ट क्या किया गया स्टूडेंट्स? देखो, उसके बाद ये कॉइल को, जो आपके पास यहाँ पे एक कॉइल है, इस कॉइल को घुमाया गया। कैसे घुमाया गया? तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। समझ आ रहा है कैसे घूम रहा है ये? तो ये कॉइल कुछ ऐसे ऐसे घूम रहा है। समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? हाँ, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे घुमा के देखा गया, तो हमने देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, एरिया भी कांस्टेंट था। जब इसको ऐसे घुमाए तो हमको करंट नहीं मिला। समझ गए स्टूडेंट्स? हम लोग को कोई करंट नहीं मिला, मतलब I इज इक्वल टू 0। अब घुमाने का तरीका को बदला गया। घुमाने का तरीका को बदलने का मतलब है, देखो स्टूडेंट्स ध्यान से, नंबर 5, घुमाने का तरीका को बदला गया। सपोज कि मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से अंदर के डायरेक्शन में है, ऐसे। बात को समझोगे? मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से अंदर के डायरेक्शन में, ऐसे। और हम आपको बोले कि बात को समझो स्टूडेंट्स, ये तुम्हारे पास कॉइल है, राइट? समझ गए स्टूडेंट्स? अब इस कॉइल को क्या किया, घुमाने का तरीका बदला गया। घुमाने का तरीका मतलब बदला गया, तो कैसे बदला गया? तो इसको ऐसे घुमाए स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग हम कैसे घुमाएं? अरे बोलो बच्चों, हाँ या ना? यस सर। हाँ, सो जैसे हम इसको इस तरीके से घुमाए, बात समझोगे? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो था वो कांस्टेंट था स्टूडेंट्स, एरिया भी कांस्टेंट था। तो ऐसे घुमाने से क्या चेंज हो रहा है? हम देखो कैमरा ऑन करके आपको दिखाते हैं स्टूडेंट्स, थोड़ा देखोगे ध्यान से, राइट? समझ आ रहे हैं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। यस सर। ओके, चलो इस तरीके से। सो कैमरा ऑन करते हैं स्टूडेंट्स, देखो ध्यान से। देखो, सो कैमरा दिख रहा है आपको स्टूडेंट्स? बोलो यस और नो। ये फोन आपको दिख रहा है बच्चों? देखो, मान लो कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि दिस इज द कॉइल। बात समझ गए? तो देखो, पहले इस फोन को हम आपके डायरेक्शन में रखें आपके डायरेक्शन में। अरे बोलो यस सर। मान लो कि आपके डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अगर आप ध्यान से सोचो तो आपके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। बात समझ में आया? यस सर। अब जैसे हम इसको ऐसे घुमा दिए, दिखा आपको? मैग्नेटिक फील्ड तो आपके डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर तो चेंज हो गया, सरफेस का परपेंडिकुलर है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? यस सर। अब जैसे इसको ऐसे घुमाते गए तो क्या चेंज हो रहा है एग्जैक्टली स्टूडेंट्स? बोलो, समझ आ रहा है? जब ये आपके डायरेक्शन में था तो मैग्नेटिक फील्ड आपके तरफ था, समझ में आया? और एरिया वेक्टर भी आपके तरफ था, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर होता है। अब जैसे ये घूम गया
तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपके तरफ है, एरिया वेक्टर सरफेस का परपेंडिकुलर, तो एंगल नहीं चेंज हुआ मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। स्टूडेंट्स बोलिए यस और नो। यस अरे सर। बोलो स्टूडेंट, जैसे जैसे ये मूव कर रहा है तो क्या चेंज हो रहा है? एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अरे हाँ या ना बच्चों? यस बोलो। सर। हाँ, Yes, sir. Yes. तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट। सो ध्यान से अगर देखो तो आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे थीटा चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, थीटा। थीटा बेसिकली क्या है? एंगल बिटवीन, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंजेस, ये चेंज कर रहा है। तो फिर हमको यहाँ पे ध्यान समझोगे तो करंट मिला, समझे स्टूडेंट्स? करंट यहाँ पे मिला, ये ऑब्जर्वेशन था। और ट्राई किया गया, देखो स्टूडेंट्स, ऐसे मोर देन 1000 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय फैराडेज, लेकिन हम सिर्फ उतने ही एक्सपेरिमेंट का बात करेंगे जितने से हमको फायदा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे यस और नो तो बोलो। यस सर। सो बेसिकली समझो स्टूडेंट्स, मान लो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक कॉयल है, दिस इज अ कॉयल, राइट। ये एक कॉयल है, ये कॉयल में एक गैल्वेनोमीटर को फिक्स्ड कर दिया गया ऐसे। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। इस तरीके से ऐसे एक कॉयल है, ये कॉयल में क्या होगा? इस तरीके से। तो बेसिकली ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया स्टूडेंट, समझ में आया? दिस इज बेसिकली नॉर्थ और दिस इज साउथ। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया। आपको पता है कि कभी भी कोई अगर मैग्नेट होता है तो मैग्नेट में लाइंस कैसे बनता है स्टूडेंट्स? तो आपको पता है ना कि ऐसे मैग्नेट होता है, तो यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, तो आपका जो लाइंस होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? लाइंस तो ऐसे ही बनता है ना स्टूडेंट्स। यस सर। और अंदर में खैर ये लूप बनाते हैं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर होता है, तो लाइंस तो ऐसे ही बनाता है। तो उस लाइन को अगर हम लोग यहाँ पे दिखाने की कोशिश करें तो कैसे दिखाएंगे स्टूडेंट्स? तो आपको पता है ये नॉर्थ से साउथ की तरफ, मतलब कुछ ऐसे लाइंस बनेगा। अरे हाँ या ना बोलो बच्चों। दिस इज बेसिकली मैग्नेटिक लाइंस। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे बोलो भाई यस और नो। Yes. अब ऐसा ऑब्जर्व किया गया, देखो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जर्व किया गया कि व्हेन द मैग्नेट इज एट रेस्ट, बात समझोगे स्टूडेंट्स? व्हेन द मैग्नेट इज एट रेस्ट, मैग्नेट इज एट रेस्ट, बात समझोगे? देन गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं किया। अरे बोलो बच्चों हाँ या ना, ठीक है ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये दिखाया कि व्हेन द मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेट इज मूव्ड टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, बात समझ में आया? when the magnet is moved towards or away from the coil, then समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? galvanometer shows deflection, galvanometer shows deflection. Are you understanding what I am saying? अरे बोलो बच्चों yes or no। तो galvanometer Yes, जो है वो आपका डिफ्लेक्शन शो कर रहा है स्टूडेंट्स, समझ गए? मतलब इसका ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? तो ये एक रीज़न, मतलब इस जगह पे तो हमने देखा कि जब ये मैग्नेट रेस्ट पे था तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा था, इसका मतलब करंट ज़ीरो था। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को चलाएं तो करंट बनने लगा, समझ आया स्टूडेंट्स? तो अभी हम लोग ये क्यों बना इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। अभी हमको जो जो ऑब्जर्वेशन हुआ, मतलब एक्सपेरिमेंट्स के दौरान, वो सब चीज़ों को लिखे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अरे यस और नो तो बोलो। यस सर। अब चलो इसको ना हम लोग कुछ देर के लिए फैराडे बन के इसको ऑब्जर्व करते हैं। क्या ऑब्जर्व किए? देखो स्टूडेंट्स, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट था, एरिया भी कांस्टेंट था, तो करंट जीरो बना, समझ गए? अब ध्यान से देखिएगा, तो करंट कहाँ कहाँ बना अगर उस चीज़ को देखें तो जब क्या कांस्टेंट, जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज किया तो करंट बना। अरे बोलो स्टूडेंट्स, जब एरिया चेंज किया, जब एरिया चेंज किया तो करंट बना। अरे यस और नो बच्चों बोलिए। जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज Yes. आया तो करंट बना, जब एरिया में चेंज आया तो करंट बना, है कि नहीं स्टूडेंट्स?
जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में चेंज आया तो करंट बना, बाकी किसी भी सिचुएशन में करंट नहीं बना। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया तो करंट बना, जब एरिया वेक्टर में चेंज आया तो करंट बना, जब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में चेंज आया तो करंट बना। बात समझ में आया बच्चों? और एक चीज़ सोचो, तो इसका बेसिकली क्या मतलब है? तो हम बोले कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ तो जाना पहचाना लग रहा है। तो जैसे हम कुछ सोचे तभी हमारा ख्याल मैग्नेटिक फ्लक्स का आया। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बोलो स्टूडेंट्स, बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? जल्दी बोलो बच्चों। BA cos theta। BA cos थीटा, बिल्कुल स्टूडेंट्स। तो हम लोग ये पता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है वो BA cos थीटा है, मतलब फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, राइट? फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो। सो फाई इज Yes, इक्वल sir. टू कितना है स्टूडेंट्स? तो BA cos थीटा है। अब हम लोग क्या देखें, तो सोचो ध्यान से। हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन में देखा कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, या चेंज मतलब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो फ्लक्स मतलब ऑब्वियसली बात है, फ्लक्स में चेंज आया तो हमको करंट मिला। करंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आया? जब एरिया में चेंज आया तो फ्लक्स में चेंज आया तो हमको करंट मिला। समझ आया स्टूडेंट्स? जब थीटा में चेंज आया तो फ्लक्स में चेंज आया, ठीक है? तो फ्लक्स में कितना आया? चेंज आया। समझ में आया? जब फ्लक्स में चेंज आया तो ऑब्वियसली तब हमको करंट मिला। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? लॉजिकली समझोगे तो इसका मतलब ये है कि जब मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया फ्लक्स में चेंज आया, जब एरिया में चेंज आया फ्लक्स में चेंज आया, जब थीटा में चेंज आया फ्लक्स में चेंज आया, मतलब जब जब फ्लक्स में चेंज आ रहा है तब तब हमको करंट मिल रहा है। अरे है कि नहीं बच्चों? अरे यस और नो तो बोलो। Yes, sir. हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जब जब फ्लक्स में चेंज आ रहा है तब तब हमको करंट मिल रहा है, और फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा है तो हमको करंट नहीं मिल रहा है। जैसे इस केस में देखो, पांचवा छठा केस इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि सोचो जब इस मैग्नेट में वेलोसिटी जीरो था तो इसका मतलब लाइंस इसमें कितना था? मान लो 2 लाइंस पास कर रहा है, और मान लो कि 4 लाइंस पास कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो ये 4 का 4 ही था, 1 2 3 4, है कि नहीं स्टूडेंट्स? 4 का 4 लाइन्स ही यहाँ पे था। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे यस और नो तो बोलो। तो इसमें लाइंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो करंट जीरो बन रहा है। अरे है कि नहीं? तो गैल्वेनोमीटर शोइंग एन नो डिफ्लेक्शन ना, गैल्वेनोमीटर इज शोइंग व्हेन द मैग्नेट एट रेस्ट, गैल्वेनोमीटर इज शोन एनी डिफ्लेक्शन लिख दिया हमने, नो डिफ्लेक्शन होगा, राइट? तो मतलब गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही इस मैग्नेट को चलाए स्टूडेंट्स, तो कुछ देर के बाद मैग्नेट का पोजीशन कुछ ये वाला हो जाएगा। तो जहाँ पहले 2 लाइंस जा रहा था अब इसमें 4 लाइंस जाना शुरू करेगा। अरे यस और नो तो बोलो। तो इसका मतलब 1 2 3 4, मतलब Yes, sir. समझ गए? मतलब इसमें लाइंस बढ़ गया, मतलब समझ में आया स्टूडेंट्स? मतलब लाइंस में चेंज आ गया, है ना? मतलब जब ये चल रहा है तो ऑब्वियसली इसमें लाइंस में चेंज आ रहा है, मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो फ्लक्स तो वही होता है ना स्टूडेंट्स, कि कोई भी पर्टिकुलर कंडक्टर से कितना लाइंस पास कर रहा है, उसी को ना फ्लक्स बोलते हैं। Yes, sir. अरे बच्चों बोलो। हाँ, तो जब ये रेस्ट में था तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं रहा, फ्लक्स में कोई चेंज नहीं था, क्योंकि 2 लाइन्स अगर पास कर रहा 2 ही लाइन्स था। लेकिन अगर इसको मूव करेंगे तो 2 लाइन से 3 लाइन होगा, 3 से 4 होगा, 4 से 5 होगा, ऐसे होगा ना स्टूडेंट्स? अरे बोलो भाई यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. इस तरीके से। तो इसका मतलब फ्लक्स में चेंजेस आएगा। समझ में आया? तो इसका इसमें भी वैसे ही हो रहा है। तो इससे हम लोग सिंपली समझ गए कि जब जब फ्लक्स में चेंज आ रहा है तब तब इंड्यूस्ड करंट बन रहा है, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा तो इंड्यूस्ड करंट नहीं बन रहा है स्टूडेंट्स। हैव यू अंडरस्टैंड? Yes, sir। हाँ, Yes, sir. चलो। तो इससे इसी के बेस पे फैराडेज ने अपना कंक्लूजन लिखा। पहला क्या लिखा? वेन एवर देयर इज अ चेंज इन मैग्नेट, देखो वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, बात समझेंगे स्टूडेंट्स? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी सिस्टम में फ्लक्स में चेंज आएगा, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स associated with coil or conductor, with coil or conductor, associated with coil or conductor, then induced EMF
induced EMF and hence current is available in the coil. Current is available in the coil. बात समझ में आया? कॉयल और कंडक्टर समझ में आया क्या बोल रहे हैं? अरे बोलो बच्चों, यस और नो. अरे बोलो बच्चों, यस और नो. कॉयल और कंडक्टर समझ में आया? तो समझ में आया? ये बेसिकली जो ऑब्जर्व किए उसी के हिसाब से इसका मतलब रूल आ गया सामने. समझ में आया? कॉयल और कंडक्टर. तो दिस इज कॉल्ड, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. आर यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. This is called electromagnetic induction. Have you understand? अरे बोलो बच्चों, yes or no? Yes, sir. Okay. चलो नंबर Yes. 2. देखो ये तो हम लोग इससे जो कंक्लूड किए कि जब जब फ्लक्स में चेंजेस आ रहा है एक्सपेरिमेंट के बेस पे, तब तब हमारे पास इंड्यूस्ड करंट बन रहा है. अब इस जैसे ही इस इंड्यूस्ड करंट के बारे में सोचे, यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट बना, कितना बना, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये तो जानना है ना भाई, और किस डायरेक्शन में बना. तो मतलब अब हमको ये चाहिए इस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकाले और इस इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शंस कैसे निकाले. अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे बोलो यस और नो. अब दो चीज़ हमको ढूंढना Yes, पड़ेगा sir. ना. हमको तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे सिर्फ इतना पता चला कि इंड्यूस्ड करंट बनेगा. अरे कितना बनेगा इंड्यूस्ड करंट, उसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो ये सब चीज़ के बारे में जानना है ना बच्चों. अरे बोलो यस और नो. Yes, sir. हाँ ठीक है. Yes, इस sir. तरीके से होता है स्टूडेंट्स. तो नेक्स्ट अगर हम लोग बोलते हैं, इसके लिए फैराडे का सेकंड लॉ है जो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट को बताता है, राइट. तो उसको थोड़ा ऑब्जर्व किया और यहाँ पे बोला मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट. देखो इसको कैसे बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट. समझ गए? इंड्यूस्ड करंट. तो देखो स्टूडेंट्स, जब फैराडे इसको ऑब्जर्व किया तो वो देखा कि फ्लक्स में चेंज जितना ज़्यादा हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट उतना ज़्यादा बन रहा है. और लॉजिकल भी है स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर फ्लक्स में चेंज की वजह से अगर इंड्यूस्ड करंट बन रहा है तो ऑब्वियसली है ना कि फ्लक्स में चेंज जितना ज़्यादा होगा तो इंड्यूस्ड करंट उतना ज़्यादा होगा. अरे यस और नो बच्चों बोलिए. यस सर. हाँ, फ्लक्स में चेंज जितना ज़्यादा होगा और तो इंड्यूस्ड करंट भी उतना ज़्यादा होगा. तो इस तरीके से हम लोग बोले कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ऐसे बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम is called, the rate of change of magnetic flux with respect to time is called, नहीं, is directly proportional to. समझ में आया ना स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? ऑब्वियसली बात है ना भाई. द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली proportional to, is directly proportional to, proportional to induced EMF, induced EMF and number of turns in the coil. Are you understanding what I am saying? अरे बोलो बच्चों yes or no. Number of turns in the coil. यस सर. Number of turns in the coil. समझ गए? तो इससे हम लोग को ये पता चला कि E is equal to d phi by dt एंड E इज प्रोपोर्शनल टू N. N बेसिकली नंबर ऑफ टर्न्स होता है. तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, इसको कंबाइन कर देंगे तो E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी. इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो E इज इक्वल टू के एन डी फाई बाई डी टी. अरे बोलो बच्चों यस और नो. समझ आ रहा है? फॉर एस आई Yes, sir. सिस्टम, अगर हम आपको बोले फॉर एस आई सिस्टम तो K का वैल्यू कितना होता है स्टूडेंट्स? तो 1 होता है. तो आपको समझ में आया कि E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी. अरे यस और नो बोलो बच्चों. E इज इक्वल टू एन Yes. डी फाई बाई डी टी. तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि इंड्यूस्ड EMF तो ये बन गया. इंड्यूस्ड EMF का जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे बनाए तो E इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी. अरे बोलो बच्चों हाँ या ना, फटाफट बोलिए.
यस सर। वेरी गुड स्टूडेंट्स। ये सोचो नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं कि इफ़ R is the resistance of the coil, R is what? Resistance of the coil. तो बेसिकली इस सिचुएशन में इंड्यूस्ड करंट को आप कैसे लिखोगे स्टूडेंट्स? इंड्यूस्ड करंट तो आपको पता है ना, ये वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस होता है। अरे है कि नहीं स्टूडेंट्स? अरे है कि नहीं? जल्दी बोलो बच्चों, वोल्टेज बाय Yes. रेजिस्टेंस। तो यहाँ से आपको समझ आया कि ये N बाई आर डी फाई बाई डी टी होगा। तो इस फॉर्मूला के बेस पे उसमें कितना इंड्यूस्ड करंट बनेगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं स्टूडेंट्स? कॉइल में कितना इंड्यूस्ड करंट फॉर्मूला, कितना इंड्यूस्ड करंट फॉर्मूला बनेगा। तो दिस फॉर्मूला, बात समझ गए स्टूडेंट्स? दिस फॉर्मूला विल गिव अमाउंट ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? विल गिव अमाउंट ऑफ induced current in the coil, induced current in the coil। अरे बोलो बच्चों yes और no, कुछ तो बोलो। यस सर। चलो, तो इस तरीके से हमको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग सोचें यहाँ से इंड्यूस्ड चार्ज कितना होगा, इंड्यूस्ड चार्ज समझ आ रहा है? अरे बोलो बच्चों yes और no। सो आई को हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी। यस स्टूडेंट्स, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स? तो एन बाई आर और यहाँ पे डी फाई बाई डी टी। तो आपको यहाँ पे दिखा दिस डी टी एंड दिस डी टी विल गेट कैंसिल। तो जो इंड्यूस चार्ज आया तो बेसिकली एन बाई आर और यहाँ पे डी फाई हो गया। तो हम लोग देखें कि इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन इंड्यूस्ड चार्ज जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? बिकॉज दोनों में डी टी डी टी अवेलेबल है, लेकिन उसके पास डी टी अवेलेबल नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? अरे बोलो बच्चों यस और नो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये बेसिकली ना इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, इस फार्मूला के हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? अगर ध्यान से देखोगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं बच्चों? लेकिन जैसे कि हम आपको बोले कि यहाँ पे बात क्या क्या है, जैसे कि मान लो कि ये कॉइल में करंट बना, सपोज इस कॉइल में करंट बना, कितना करंट बना? तो ये तो हम लोग फैराडेज लॉ से अभी सीखे कि कैसे निकालेंगे। तो ई आई इज इक्वल टू कितना होता है? एन बाई आर डी फाई बाई डी टी, यही होता है ना बच्चों? यस और नो? यस सर। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग इसमें निकाल लेंगे कि इसमें कितना इंड्यूस्ड करंट बनेगा। लेकिन अब किस डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट बनेगा तो इसको फैराडेज लॉ से भी पता किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए बेटर है हम लोग पढ़ेंगे लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ जो है ये बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। बात समझ में आया स्टूडेंट्स? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना? बाय द यस सर। विद द हेल्प ऑफ लेंजेस लॉ वी विल डिस्कस दैट मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। वहाँ पे मतलब इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन आपको कैसे पता चलेगा। समझ गए स्टूडेंट्स? तो आज के लिए इतना ही। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पढ़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस और नो बच्चों? Yes, sir. हाँ, तो बेसिकली Yes, sir. अगले क्लास में हम लोग वो डिस्कस करेंगे, राइट? जस्ट अ मिनट, कोई लीव नहीं करेगा अभी बिकॉज आई नीड टू चेक द अटेंडेंस। ठीक है, सो इस तरीके से हुआ। ओके